आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी होता क्या है या आवर्ती वर्गीकरण होता क्या है, पहले हम ये समझ लें। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से मतलब क्या है? तो यदि हम बात करें जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों में अगर रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी कि उनके रासायनिक गुण समान मिलते हैं तो उन्हें एक साथ रखा जाता है, और यदि उनके रासायनिक गुण समान नहीं होते तो उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। तो तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर समान या असमान रूप से एक व्यवस्थित क्रम में रखना ही कहलाता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो हमारे इतिहास में बहुत से लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहला वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने, जिसे हम कहते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। परंतु इनके सिद्धांत में अनेक कमियां निकली जिसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, फिर आगे चलकर मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। परंतु मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी। परंतु मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अनेक कमियां होने की वजह से वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बाद आधुनिक आवर्त सारणी आया जिसे मोजले ने प्रस्तुत किया, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को अच्छे से वर्गीकृत किया गया। और आज हम जो तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर ही करते हैं। तो यदि हम बात करें डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत की, तो डोबेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने तत्वों को तीन तीन के समूहों में रखा और इस समूह को ही त्रिक कहा गया। तो याद रखिएगा त्रिक सिद्धांत किससे संबंधित है? डोबेराइनर से संबंधित है। अब डोबेराइनर ने इस सिद्धांत में क्या कहा था आइए उसे डिटेल से समझते हैं। तो डोबेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा तथा बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा और तीन तत्वों को रखा। तो जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर था। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें, लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम क्या है, कितना है, 39 है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दे तो लगभग आएगा आपका 23। तो सोडियम का परमाणु भार क्या आ गया, 23। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। तो डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत की यह कमी थी कि यह सभी तत्वों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। तो न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा और न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। न्यूलैंड ने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया कि उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। और उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म में समानता रखता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि लिथियम के बाद जो सोडियम है इनके गुणों में समानता है। तो आप देखेंगे कि लिथियम के 8वें स्थान से आपको मिलेगा सोडियम। तो इनके जो रासायनिक गुण हैं वो एक दूसरे के क्या है, समान है। और यह समानता ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हमारे 7 सुर होते हैं। 7 सुरों में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा फिर से आता है 8वें बार पे, सेम वैसे ही था। अगर हम बात करें इनकी कमियों की तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, परंतु बाद में कई नए तत्वों की खोज हुई और इस कारण न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया। कैसे किया? तो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, यानी कि एक आवर्त सारणी बनाया। तो यदि हम बात करें मेंडलीफ की, तो मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में प्रमुख योगदान दिया। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो डिपेंड करती थी परमाणु भार के आधार पर। तो आप याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में टेबल में अरेंज किया। तो मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार रखा वो रखा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में ग्रुप यानी कि वर्ग और पीरियड यानी कि आवर्त में बांटा। तो जो खड़े कॉलम थे उसको वर्ग बोलते थे और जो 36 कॉलम थे उन्हें आवर्त बोला जाता था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे।
परंतु मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में प्रेडिक्शन कर दिया था कि आने वाले समय में नए तत्व खोजे जाएंगे। परंतु इन सब के बाद भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी आइए समझते हैं। समान गुण रहने के बावजूद भी तत्वों को अलग अलग रखा गया। दूसरा कमी ये था कि ज्यादातर एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया, जैसे कि आयोडीन का एटॉमिक मास है 126 और टेल्यूरियम का है 127। तो आयोडीन को पहले न रखकर टेल्यूरियम को पहले रखा गया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बाद आया आधुनिक आवर्त सारणी। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स के नए गुण यानी कि परमाणु संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर को आधार मानते हुए तत्वों को उनको वर्गीकृत किया। यानी कि उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में रखने का क्या आधार था? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। और उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की जो परिभाषा रखी वो इस अनुसार रखी, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि वही बात करें हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। तो मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, यानी आप इस परिभाषा को भी याद रखिएगा जब आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी लिखेंगे। इस आधार पर आपको क्लियर हो गया होगा कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि उनके परमाणु भार पे। और मेंडलीफ ने जो आधार रखा था परमाणु भार रखा था, जबकि मोजले ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार रखा था परमाणु क्रमांक। तो जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये एक आधुनिक आवर्त सारणी है। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 वर्टिकल कॉलम में रखा, जिसे हम कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में बोला जाता है ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिसे बोला जाता है पीरियड यानी कि आवर्त। तो जो खड़े कॉलम है उसको हम बोलते हैं वर्ग, और जो 36 कॉलम है उसको बोलते हैं हम आवर्त। इसके अलावा परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 जिसे बोला जाता है लेंथेनाइड, और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 जिसे कहा जाता है एक्टेनाइड, इन्हें आवर्त सारणी में स्थान न देकर नीचे की ओर 2 अलग पंक्तियों में रखा गया। तो यदि हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है। तो बात करें हम आवर्त की, तो मैंने बताया था कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। आइए देखते हैं कि सभी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो यदि हम बात करें पहले आवर्त की, तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। वही बात करें हम दूसरे आवर्त की, तो दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व हैं, आप देख सकते हैं दूसरे लाइन पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तत्वों की संख्या टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो होगा 8। उसी तरह तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, आप देख सकते हैं। चौथे और 5वें में 18 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, और जो 7वां आवर्त है वो कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक आवर्त में अगर देखा जाए उन तत्वों की खोज हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी लगभग 32 तत्व हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि छठे और 7वें आवर्त में 32 तत्व आपको काउंट करने पर नहीं आएंगे, कुल 18 ही तत्व आएंगे। तो अब कैसे 32 होगा? तो जो 14 तत्व हैं छठे और 7वें में वो नीचे रखे गए हैं, तो ऊपर के 18 और नीचे के 14 तत्वों को अगर हम काउंट कर ले तो टोटल कितने तत्व हो जाएंगे? 32 तत्व हो जाएंगे। तो याद रखिएगा छठे और 7वें आवर्त के तत्वों को नीचे रखा गया है। तो आवर्त 1 में 2 तत्व होने के कारण इसे हम बोलते हैं अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होने की वजह से इसे हम बोलते हैं लघु आवर्त। चौथे और 5वें में 18 तत्व होने की वजह से इसे हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। और छठे और 7वें में 32 तत्व होने के कारण इसे हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो आप इसे याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक आवर्ती सारणी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको 5 ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप के तत्वों को हम बोलते हैं एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को येलो कलर से रखा गया है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये सभी तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातुएं। अब हाइड्रोजन को अलग क्यों कलर से किया गया? क्योंकि जो हाइड्रोजन के गुण हैं इनसे
नहीं मिलते। वही बात करें हम दूसरे ग्रुप की, तो दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। वही हम बात करें ग्रुप 11 की कुछ तत्वों को देखा जाए तो उन्हें सिक्का धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनका उपयोग सिक्का बनाने में होता था। इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 70 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हें हैलोजन परिवार कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं और उसमें सबसे जो क्रियाशील है वो है फ्लोरीन। और इस ग्रुप के तत्वों के आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाहरी कोश में सदैव 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन देखेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। और जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से परिवार के कहलाएंगे? हैलोजन परिवार के तत्व कहलाएंगे। तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब में सबसे जो क्रियाशील होता है वो होता है फ्लोरीन। तो नेक्स्ट हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 18। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं अक्री गैस यानी कि इनर्ट गैस। इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है या फिर इन्हें हम नोवेल गैस भी कहते हैं। इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इन्हें शून्य समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है, यानी कि ये तत्व किसी से अभिक्रिया नहीं करते। परंतु आधुनिक खोजों में जो ज़ेनॉन है उसके कई यौगिक खोजे गए। तो आइए पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में हम जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक कुल तत्वों की संख्या अगर हम बोले यानी कि अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या बोले तो वो है 118। उसके अलावा अगर हम बात करें 118 तत्वों में 91 जो तत्व हैं वो धातु हैं और 27 जो तत्व हैं वो अधातु हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यदि हम बात करें पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है यानी कि एलिमेंट्स कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। पर यहीं पर एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन और आता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु यानी कि मेटल है एल्युमिनियम। वही बात करें पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। क्योंकि आपने देखा है कि पूरे आवर्त सारणी में जो पहला तत्व वो है हाइड्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक है। वही बात करें हम पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु की, तो पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे हल्का धातु है वो है लिथियम। वही बात करें हम पूरे आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व की, तो सबसे भारी तत्व है अनअनोक्टियम। तो यदि हम बात करें अनअनोक्टियम की, तो ये मैन मेड एलिमेंट है यानी कि ये प्रकृति में नहीं प्राप्त होता, ये मनुष्यों द्वारा निर्मित तत्व है। परंतु आपसे अगर पूछा जाए कि नेचुरली हैवी तत्व कौन सा है, तो वो है यूरेनियम। वही बात करें हम सबसे भारी धातु की, तो सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। एक बात और याद रखिएगा कि सबसे हाई डेंसिटी यानी कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो ऑस्मियम का ही होता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, तो आप सभी को पता है वो है पारा। और कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमियम।